हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम बिफोर स्लीप में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपका बिफोर स्लीप का डे नंबर 11 के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। यानी कि आज के वो टॉपिक में चर्चा करूंगा जो आप लोगों ने शायद हो सकता है इग्नोर कर दिया हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ने की कोशिश की हो और उन पर ध्यान ना दिया हो। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज के मैं कई ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आएंगी। ये नोट कर लीजिए, सीधे सीधे आपसे पूछी जाएंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ नया प्रयोग भी मैं कर रहा हूं, कुछ नई चीजें भी। वो आपको जरूर पसंद आएगा, जिसके माध्यम से आपका प्री क्वालिफाई हो सके। यस माय डियर, मेरी बातों को अब ध्यान से सुन लीजिएगा। यानी कुछ ऐसी चीज मैंने कहा ना कि डे बाय डे मैं कुछ ऐसी चीजें करूंगा जिससे आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यस, कारण यही है कि मैं 2027-28 में आप लोगों को प्री क्वालिफाई होते हुए देखना चाहता हूं, मेरे अपने बच्चे। लेकिन जिस तरीके से मैं चाहता हूं उस तरीके से आप लोग अभी मेरे इन कंटेंट पर, मेरे इस टॉपिक पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दोगे दोस्तों, कब दोगे? जब प्री क्वालिफाई प्री एग्जाम हो जाएगा, प्री एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तब आपको लगेगा सर हमने कहीं कहीं पढ़ा तो था। फिर कहोगे मनोज सर की क्लास में देखे थे, मनोज सर की उसमें देखे थे, लेकिन उस समय याद नहीं आएगा कि हमने क्यों ध्यान नहीं दिया था। मेरा जो अनुभव है ना दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो अनुभव ऐसे ही नहीं आया, हवा में नहीं आया है दोस्तों। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो अनुभव है ना, 3 बार आईएएस का इंटरव्यू देना और पीसीएस में सिलेक्शन लेना, ऐसे नहीं आया। यूं हवा में मैंने चीजें नहीं की हैं कि तुक्के में मारा और निकल गया था। इसके लिए बहुत लंबा, समझ लो 7-8 साल का संघर्ष था, 7-8 साल की मेहनत थी और उसके बाद 17 साल की टीचिंग है। मैं बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा और उसमें वो जो मैं बताने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहां पे जरूर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे साथ में। और ध्यान रखना, जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं उसमें अब नई चीजें और जुड़ेंगी, इसी तरह की चीजें आपके साथ जुड़ती जाएंगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ध्यान रखना। लेकिन इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा कौन से क्वेश्चन में वो सारी चीजें होंगी, बस हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए। अभी पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे एफडीआई नियमों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 10% तक चीनी हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियां स्वचालित मार्ग के तहत निवेश कर सकेंगी। नंबर 2, यह प्रावधान चीन में रजिस्टर्ड कंपनियों पर भी लागू होगा। नंबर 3, यह अधिसूचना फेमा के अंतर्गत जारी की जाएगी। बताइए कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। कितने कथन सही हैं? अभी हाल ही में एफडीआई के नियमों के तहत कुछ फेरबदल किया गया है। आंसर मैं बता दूं तो वो अलग चीज है, लेकिन मैं जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि किसी विदेशी कंपनी में चीनी हिस्सेदारी, चीनी कंपनी की हिस्सेदारी या चीन की किसी कंपनी की हिस्सेदारी या चीन के किसी व्यक्ति की हिस्सेदारी, तो वह कंपनी भारत में ऑटोमेटिक रूट यानी कि स्वचालित मार्ग के तहत निवेश कर सकती है। यह बदलाव फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत किया गया है। मतलब उसके तहत किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा फेमा के तहत। यानी कि एक ही लाइन में दो चीजें आपकी बिल्कुल साफ साफ दे रखी हैं कि फेमा के तहत किया जाएगा और स्वचालित मार्ग के तहत निवेश कर सकेंगे। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसका मतलब है कि ये दो तो सही हो गए, या तो केवल दो होंगे यानी कि ये दोनों, तीसरा नहीं होगा, या सभी तीनों सही होंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब ये क्या है? वर्ष 2020 में कोविड के समय में भारत सरकार ने एफडीआई नियमों को कड़ा कर दिया था। इसका उद्देश्य था कि आर्थिक संकट के समय विदेशी, विशेषकर चीनी कंपनियां भारतीय कंपनियों में को टेक ओवर ना कर लें किसी तरीके से, क्योंकि भाई सब जगह संकट फैला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं पूरा टेक ओवर ना कर लें। इसी वजह से इसके तहत पड़ोसी देशों जैसे चीन से आने वाले निवेश को सरकारी अनुमोदन के मार्ग के तहत रखा गया था कि भाई वो हमारे यहां निवेश तो करेंगी लेकिन सरकारी अनुमोदन के तहत करेंगी, डायरेक्ट स्वचालित मार्ग से नहीं करेंगे। ये 2020 में नियम बदल दिया था। अब उस नियम को छूट दी गई है कि भाई अब वो ऑटोमेटिक रूट के तहत कर सकती हैं चीनी कंपनियां भी, लेकिन जिनकी 10% हिस्सेदारी हो वो भी। यदि किसी की 10% हिस्सेदारी तक है, उससे ज्यादा नहीं, वही तक, ध्यान रखना।
दूसरा, यह राहत उन कंपनियों पर लागू नहीं होगी जो चीन या हांगकांग में रजिस्टर्ड हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। या जिनका मुख्य संचालन पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है, उनमें रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी भारत में निवेश नहीं कर पाएगी, स्वचालित मार्ग के तहत नहीं कर पाएगी। वो फिर किसके तहत आएगी? सरकारी रूट के तहत, सरकारी अनुमोदन के तहत ही होगा। इसका मतलब चीन में रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होगी, बाकी कहीं भी दुनिया में रजिस्टर्ड हो, किसी भी देश में किसी भी कोने में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लेकिन पड़ोसी देश चीन में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, हांगकांग में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? और उसमें चीन की 10% हिस्सेदारी हो, वो अपने यहां निवेश कर सकती है। यानी कि यह इनडायरेक्ट चाइनीज स्टेक 10% तक बाली कंपनियों को थर्ड कंट्री फर्म के माध्यम से मौका मिल जाएगा। जैसे मॉरिशस की कोई कंपनी है, ठीक है, मॉरिशस की किसी कंपनी में चाइना की किसी कंपनी का 10% हिस्सेदारी है, तो वो भारत में निवेश कर सकती है ऑटोमेटिक रूट के तहत। उससे ज्यादा है तो नहीं कर पाएगी, और पूरी तरह चाइनीज कंपनी है और वो चाइना में रजिस्टर्ड है तो भी नहीं कर पाएगी। इन पॉइंट्स को ध्यान से सुन लीजिए। और ये कारण क्या है? विनिर्माण क्षेत्र को प्राथमिकता दी है, कैपिटल गुड्स इनमें कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पॉलीसिलिकॉन, सेमीकंडक्टर्स, इनके क्षेत्रों में इनके निवेश प्रस्तावों की बात की गई है। अब बताइए, यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपका गलत है। चीन में रजिस्टर्ड कंपनियों पर भी लागू होगा? नहीं। आंसर हो गया बी, केवल 2। ये रहा। क्लियर है? समझ में आ गया? इसी तरह की छोटी छोटी चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने सारे पॉइंट आपको दे दिया, टू द पॉइंट काम की चीज आपको मैंने दी है। अगला, इसी में मैंने क्वेश्चन और ध्यान रखिए, 1.2 क्वेश्चन दिया है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं दिया, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन, फेमा। फेमा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, 1.2 है, पहले का ही दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें भी फेमा वर्ड यूज किया गया था, इसलिए मैंने कहा चलो इसको भी एक क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है ना? यह विदेशी मुद्रा के नियंत्रण के लिए बनाया गया एक कठोर कानून है, यह सिविल अपराधों से संबंधित है, यह फेरा को प्रतिस्थापित करता है। सही उत्तर चुनिए, केवल 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3, और 1 2 3 सभी। बताइए क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए, फेरा को हटाया गया था, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि फेरा की जगह पर पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, और उसको हटा करके फेमा बनाया गया, मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है, और ये सही है, इसका मतलब ये तो नहीं है, इन दोनों तीनों में से एक होगा। यह सिविल अपराधों से संबंधित है, बिल्कुल। ये सिविल अपराधों से, यानी कि आपके देखा जाए तो फाइनेंशियल जो अपराध होते हैं, फाइनेंशियल क्राइम होता है, फाइनेंशियल क्राइम जो एक्टिविटीज होती है उससे रिलेटेड है, सामान्य अपराध नहीं है, आर्थिक अपराध से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा भी। इसका मतलब ये भी काट दीजिए। विदेशी मुद्रा के नियंत्रण के लिए बनाया गया कठोर कानून है? नहीं दोस्तों, ये कठोर नहीं है, फेरा की तुलना में ये सरल है। पहले की तुलना में, पहले ये कठोर था, ये सरल है, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर हो गया आपका ए। ये रहा, ये भी गलत हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आंसर ए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भारत का एक प्रमुख कानून है जो विदेशी मुद्रा के प्रबंधन और नियंत्रण से संबंधित है। यह 1999 में पारित किया गया, 2000 में लागू हुआ था। यह पुराने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को प्रतिस्थापित किया, और इसका उद्देश्य था भारत में विदेशी व्यापार और भुगतान जो होता है उसको सुगम बनाना, विदेशी मुद्रा बाजार को व्यवस्थित और उदार बनाना करने के लिए किया गया था। ठीक है ना? फेमा की विशेषता क्या है? यह नियंत्रण से प्रबंधन की ओर बदलाव है। फेरा में नियंत्रण था, इसमें प्रबंधन है, यानी कि सख्त नियंत्रण की जगह पर अब इसका उदारीकरण कर दिया गया है, यानी कि आर्थिक उदारीकरण की बात यह व्यवस्था की गई है। दूसरा, यह सिविल कानून की बात करता है। फेमा के तहत उल्लंघन केवल आर्थिक अपराध माना जाएगा, सामान्य अपराध नहीं माना जाएगा। पहले उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था फेरा में। तीसरा, इसमें विदेशी मुद्रा का लेन देन, भुगतान, विदेशी निवेश, ये सब कुछ नियंत्रित करता है, उसका प्रबंधन करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अब बताइए, ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? एक नया कंसेप्ट मैंने आपको दिया है कि अगर एक ही चीज से रिलेटेड अगर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं दोनों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दूं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आ गया, करंट का क्वेश्चन भी आ गया, दोनों चीजें हो गई और सारा कंटेंट भी मिल गया एक ही जगह पर। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यस, आज लेबर डे है, 1 तारीख है, 1 मई है, मजदूर दिवस है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस है। यह 8 घंटे का कार्य दिवस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत हे मार्केट अफेयर से हुई थी।
इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। बताइए कौन सा सही है। और इस पर मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर जाएंगे तो पूरा वीडियो मिल जाएगा, इसका पूरा मैंने समझाया हुआ है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। ठीक है, यहां पर मैंने क्वेश्चन की बात की है, तो बात किया जाए तो ये बिल्कुल सही है। 1 मई 1886 से की जुड़ी हुई घटना है। ये शिकागो USA में मजदूरों ने आंदोलन किया था अपने शोषण के विरुद्ध और अपनी सुविधाओं के लिए कि 8 घंटे अच्छा वेतन और अच्छी कार्य स्थिति के लिए दिया जाए, और वहां पर हो गई गोलीबारी। उसमें कई सारे सैनिक मारे गए, वो सॉरी मजदूर मारे गए, और कई सारे मजदूर मारे गए। तो फिर उस समय बड़ा चर्चा में आया, और अल्टीमेट ये हुआ कि ये घटना हुई थी हे मार्केट के क्षेत्र में, इसलिए हे मार्केट अफेयर कहा जाता है। ये दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और दोनों सही है तो बताइए ये दोनों तो गलत हो गए। तीसरा, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया नहीं, सेकंड इंटरनेशनल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने किया था, ये गलत है। सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ये रहा, इसने इसको डिक्लेयर किया था कब, 1 मई 1889 को, उसके 3 साल बाद ये रहा कि हम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया करेंगे, और इसे भारत में 1 मई 1923 में लागू किया गया आपके, ठीक है ना, ध्यान रखना। 1 मई 1886 के अमेरिका के शिकागो शहर में हजारों मजदूर सड़क पर उतर आए। उनकी मांग थी कि कार्य के घंटे 8 हो, उचित वेतन मिले, काम की बेहतर परिस्थितियां हो। यह आंदोलन आगे चलकर हे मार्केट अफेयर के नाम से जाना गया, क्योंकि इस आंदोलन में हिंसा गोलीबारी हुई, कई मजदूर मारे गए, और इसने पूरी दुनिया को अपने अटेंशन में ले लिया। 89 में सेकंड इंटरनेशनल नाम के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया कि 1 मई को मजदूरों के संघर्ष और बलिदान की याद में हम इस दिवस को मनाएंगे, और अनेक देशों में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। भारत में ये 1 मई 1923 को चेन्नई में, तब मद्रास कहलाता था, उसमें मनाया गया था। इसका आयोजन किया था श्रमिक नेता सिंगारवेलु चेट्टियार ने, ठीक है ना। उसी दिन भारत में पहली बार मजदूर आंदोलन के लिए प्रतीक के तौर पर लाल झंडे का उपयोग किया गया था। तो जितनी मैंने चीजें आपको बताई हैं, अंडरलाइन की हैं, उतने पर ध्यान दे दीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कथन है रूसोम पुलों के सतत अभियांत्रिकी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रूसोम, इन पुलों का निर्माण स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से किया जाता है। यस, बताइए दोनों कथन का कारण सही है और दोनों की सही व्याख्या है। दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए, कभी नाम सुना है रूसोम का? नहीं सुना ना, अब सुन लीजिए। यस, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसी चीजें आपको बताना चाह रहा हूं जो आपके दिमाग को हिला कर रख देंगी। एक्चुअली में ये सिक्किम की एक लेप्चा जनजाति है। सिक्किम की, ये देख रहे हैं, ये बांस का बने हुए पुल है। यस, अभी यूनेस्को ने, इसका आंसर है थर्ड ए, ये रहा ए, मतलब दोनों बिल्कुल सही हैं। इसमें क्या होता है, रूसोम क्या होता है कि बांस की या बेंत की या लकड़ी के पुल बनाए जाते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक, और उनकी सतत अभियांत्रिकी यानी कि सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना होता है, जिस पर पुल से एक एक या दो दो लोग कर करके क्रॉस करते हैं। एक एक दो दो तीन तीन लोग, मैक्सिमम 4 लोग एक बार में क्रॉस कर सकते हैं, ज्यादा भीड़ नहीं जा सकती। यह उनके प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतरीन कदम माना जाता है, ठीक है ना। और ये प्राकृतिक संसाधनों से, लकड़ी से, बेंत से या बांस से ये बनाए जाते हैं, इसलिए दोनों की बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी भी है। और अभी हाल ही में यूनेस्को ने सिक्किम सरकार के साथ मिलकर रूसोम नामक पारंपरिक स्वदेशी इंजीनियरिंग प्रणाली का दस्तावेजीकरण शुरू किया है, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया है। और यह पहल पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक इंजीनियरिंग विरासत के संरक्षण से जुड़ी हुई है। रूसोम एक केन ब्रिज या बेंत या का पुल होता है, जिसे सिक्किम के लेप्चा समुदाय के द्वारा बनाया जाता है, यह ध्यान रखना। और विशेष तौर पर यह कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र में है, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधनों से बनाए जाते हैं, 100 मीटर तक की इनकी लंबाई होती है, एक समय में 2 से 3 लोग पार करते हैं, बहुत ही लचीले और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये रहा। तो ये अभी यूनेस्को ने इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्टार्ट किया, इसलिए चर्चा में आया, और सामान्य पेपर में आपको मिलेगा नहीं, और वहां पर आपकी नजर जाएगी भी नहीं, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब आ जाइए एक और क्वेश्चन।
काबू, काबू का संबंध किससे है? काबू किसे कहते हैं? राजस्थान के रेगिस्तानी वन, केरल के पवित्र उपवन, पश्चिमी घाट के घास स्थल, पूर्वोत्तर भारत के दलदली वन, किसे कहते हैं काबू? बताइए। और यहां पर मैं आपको कुछ बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, बेहतरीन चीज देने वाला हूं, जो एक एक्सपेरिमेंट है। यस, देखिए, काबू आपके केरल के पवित्र उपवन हैं। अभी केरल सरकार ने अपने क्षेत्र में कुछ वन क्षेत्रों को धार्मिक या पवित्र उपवन के रूप में उनको बनाए रखने के लिए कोशिश की है, जिससे कि लोग उनको काटे नहीं, उनकी पूजा करें, उनको संरक्षित करें। इसलिए ये प्रयास किया गया है पवित्र उपवन का। और वहां पर केरल में पवित्र उपवनों को काबू कहा जाता है। अब ये चर्चा में क्यों आया? ये रहा, केरल के जैव विविधता बोर्ड ने राज्य सरकार के सैक्रेड ग्रुप्स यानी पवित्र वन, जिसे काबू को कहते हैं, उसको पुनर्जीवित करने की एक पायलट परियोजना शुरू की है। पायलट परियोजना जो स्थानीय बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि पारंपरिक पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को बचाना है। पवित्र उपवन काबू वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय धार्मिक, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक महत्व के कारण संरक्षित करके रखते हैं, पवित्र होते हैं। इन्हें काबू कहा जाता है। इन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई बिल्कुल प्रतिबंधित होती है, शिकार यहां नहीं किया जा सकता, प्राकृतिक पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखा जाता है, और यह भारत की पारंपरिक सामुदायिक संरक्षण प्रणाली का बेहतरीन उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं इसीलिए। सो इट इज क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया क्यों चर्चा में है, क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, ये आप देख लीजिए। अब जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि केरल में तो इनको काबू कहा जाता है, लेकिन क्या ये पवित्र उपवन कहीं और भी हैं? ये पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है, किस किस राज्य में इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। हो सकता है मैचिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ लें। ये रही, तो इनकी लिस्ट आप बना लीजिए, आपका एक जगह कंपाइलेशन हो जाएगा। और यही मैं आपको एक्स्ट्रा देना चाह रहा था। मैं चाहता हूं कि डेली बेसिस पर मैं इसी तरह की कुछ लिस्ट आपको दूं, जो टॉपिक से जुड़ी हुई हो, लिस्ट भी बन जाए और आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपका काम चल जाए। और कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताइएगा कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए कैसा है, किस तरीके का है। ओके, तो वन क्षेत्र पवित्र उपवन होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। हिमाचल में इन्हें देववन कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल या देववन कहा जाता है, असम में इन्हें थान या माडाई को कहते हैं, छत्तीसगढ़ में मतागुड़ी, देवगुड़ी, सरना कहा जाता है, ठीक है ना। झारखंड में जाहिर थान या सरना कहते हैं, कर्नाटक में देवर काडू कहते हैं, केरल में काबू या सर्प काबू कहते हैं, तमिलनाडु में कोबल काडू कहते हैं, महाराष्ट्र में देवराई या देवगुड़ी कहते हैं, मेघालय में लाक्यांगतांग असोंग खोसी कहा जाता है, राजस्थान में ओरांस, ORANS, ओरांस, और उड़ीसा में जहेरा या ठाकुरम्मा कहा जाता है इन वनों को। ये मैचिंग में कहीं भी पूछ लीजिएगा, और एक जगह कंपाइल करके मैंने आपको दे दिए हैं। ओके, क्लियर है, भूलेंगे तो नहीं। चलिए, बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह इकोनॉमिक क्वेश्चन है। राजकोषीय घाटा होने का अर्थ है कि सरकार अपनी दैनिक आवश्यकताओं हेतु भी उधार ले रही है। नंबर 2, राजकोषीय घाटा हमेशा आर्थिक संकट का संकेत होता है। तीसरा, पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। सही कथन चुनिए, 1 और 3, 2 और 3, 1 2 1 2 3। अब कहोगे सर ये तो इकोनॉमी ट्रेडिशनल इकोनॉमी है। बेटा पेपर उठा के देखिए, पिछले 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के इकोनॉमी के क्वेश्चन या किसी भी चीज के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। देखने में लगता है कि ये ट्रेडिशनल है, लेकिन ये करंट में होता है। कैसे करंट में है, अभी देखिएगा। अभी राजस्व घाटे वाले राज्यों पर बढ़ेगा वित्तीय दबाव, इसका पूरा विश्लेषण देखिए। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि जिन राज्यों में राजस्व घाटा, अधिक कर्ज का बोझ है, उन्हें भविष्य में आर्थिक झटकों का सामना करना पड़ सकता है। ये चेतावनी दी है कि भाई जिनका राजस्व घाटा ज्यादा है, जो डेली खर्च के लिए भी उधार लेते हैं, उनको परेशानी आने वाली है। यस, ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, मंथली अप्रैल रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है, रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी एशिया का संकट, वैश्विक अस्थिरता और बढ़ते व्यय के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति दबाव में आ सकती है। अब राजस्व घाटा क्या होता है? देखिए, बजट में हमारे दो चीजें होती हैं। एक तरफ होती है राजस्व और दूसरी तरफ होता है पूंजीगत खाता। राजस्व खाता, पूंजीगत खाता। राजस्व खाते में दो हिस्से होते हैं, राजस्व आय और राजस्व व्यय।
ठीक है ना, राजस्व खाते में राजस्व आय, राजस्व व्यय। या आप आय और व्यय को कर लीजिए तो राजस्व आय और पूंजीगत आय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इस तरह से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है? जब आपकी राजस्व आय कम हो और राजस्व व्यय ज्यादा हो, और राजस्व व्यय का मतलब होता है डेली बेसिस की आपकी जो इनकम है, जो कर आते हैं सरकार को, या फीस आती है, ड्यूटी आती है, इस तरह की जो चीजें आती हैं उनको कहते हैं हम राजस्व आय। और राजस्व व्यय क्या होता है? ये रहा, जैसे कर है, और जो आपका व्यय है, वेतन है, पेंशन है, सब्सिडी है, ब्याज भुगतान है, प्रशासनिक खर्च है, ये राजस्व व्यय है। अगर आपका राजस्व व्यय राजस्व आय से ज्यादा है तो आपको घाटा होगा। बस समझ गए? और ये डेली बेसिस के खर्च होते हैं। यदि सर कोई भी रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए भी किसी भी पर्याप्त आय नहीं जुटा पा रहा है तो उसे कर्ज लेना पड़ता है। सोचिए आपके घर में एक 100 रुपए की इनकम है, 120 रुपए का खर्चा है, तो 20 रुपए आपको कर्ज लेने पड़ेंगे डेली खर्च के लिए। यह है राजस्व खर्च। और जो व्यक्ति डेली खर्च के लिए उधार लेता हो वो डूब रहा है, क्योंकि वो खर्च को पूरा करने के लिए कहीं से उधार लेगा, देनदारी बढ़ेगी, समस्या बढ़ेंगी, एक दिन प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ जाएगा। यह नुकसानदायी होता है। तो इसमें यही कहा गया है। तो राजस्व घाटे का अर्थ होता है सरकार की दैनिक आवश्यकताओं हेतु भी उधार ले रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जो हम उधार लेते हैं उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। बात समझना, राजकोषीय घाटा जो हम सारे खर्चों को पूरा करने के लिए जो उधार लिया जाता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब वो आपके डेली खर्च के लिए भी घाटा हो सकता है, या आपकी किसी दुकान खरीदने के लिए भी उधार हो सकता है, या आपके पुल बनाने के लिए भी हो सकता है। आपके इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा हमेशा आर्थिक संकट का संकेत होता है? नहीं भाई, ये नहीं होता है। राजकोषीय घाटा कभी-कभी आपके उधार के लिए, आपकी बिल्डिंग के उधार के लिए, आपकी कार के उधार के लिए, आपके मकान के उधार के लिए, या आपकी दुकान के उधार के लिए भी लिया जाता है। अच्छे काम के लिए भी लिया जाता है। उसे कहते हैं। तो सरकार भी यही काम करती है। तो ये सही है, ये गलत है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 नंबर गलत है, इसका मतलब ये रहा, आंसर हो गया ये। और पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। पूंजीगत व्यय कैपिटल में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ये राजस्व व्यय की तरह डेली बेसिस का खर्च नहीं होता, बल्कि उससे हम असेट बनाते हैं। ये रही असेट, डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, आपके कहा जाए तो एयरपोर्ट्स बनाएंगे, बड़ी बड़ी सारी चीजें, कॉमर्शियल एक्टिविटीज करेंगे, उनके लिए होता है ये। या निवेश करेंगे कहीं पर, वो सारी चीजें। तो ये है आपका कंसेप्ट। तो ये सही है, ये सही है, और ये गलत है। और यही चर्चा उन्होंने की थी कि भाई ऐसी कंडीशन है, और ऐसी कंडीशन में उन राज्यों को केंद्र से मदद मांगनी पड़ती है, भैया पैसा दे दो, हेल्प कर दो, हमको उधार दे दो। घोषणा तो कर देते हो। ये है। अब इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टॉपिक और भी है, कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। अब ये कोटगढ़ कहां है? कोटगढ़ है उड़ीसा के कंधमाल जिले में, ठीक ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहां पर वन विभाग ने बलीगुड़ा फॉरेस्ट डिवीजन में 4 शिकार, संदिग्ध शिकारियों को गिरफ्तार किया है, इसलिए चर्चा में आया है। और यह घटना वन्यजीव संरक्षण, अवैध शिकार के मुद्दे से जुड़ी हुई है। और यह है कहां? कंधमाल जिला उड़ीसा में। क्षेत्रफल है 399 वर्ग किलोमीटर। जनजाति कौन सी रहती है यहां पर? लगभग 52 जनजाति बस्तियां हैं, जिनमें मुख्य जनजाति है कुटिया और आपका कौंध जनजाति है। और यहां पर जो आपका एक्ट लागू होता है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और फॉरेस्ट गवर्नेंस एंड ट्राइबल राइट्स, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इनको पढ़ लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज आपकी क्लास कैसी लगी, और मुझे जो नया एक्सपेरिमेंट था वो कैसा है। मैं कुछ ना कुछ नया करूंगा आप लोगों के लिए। टारगेट सिर्फ एक ही, सिलेक्शन। थैंक यू वेरी मच।